जी बच्चों जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आप इस वक्त एपीविक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन दिया गया था आपको। बताइए कोई इसमें डिफ़िकल्टी जिसको आप डिस्कस करना चाह रहे हो? यस सर। जी सर उस दिन आपने बात भी की थी इस पे स्लो मूविंग स्टॉक के ऊपर। तो इसमें सर अगर हमने उसे एट कॉस्ट पे सेल किया है जी तो उससे सर उसके मतलब कि जीबी पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अच्छा, कि जितने भी हमने हमारी कॉस्ट थी उतनी ही सेल थी वालेकुम सलाम। उसी वैल्यू से। आप मुझे वालेकुम सलाम बेटे जी। जो है ना आपके साथ डिस्कस करता हूँ और कॉन्सेप्ट को आप पकड़िएगा कि हो क्या रहा है, आपका मसला भी उसमें ही हल हो जाएगा। पहला इसमें पॉइंट है, इनफैक्ट वो सवाल की नोयत आपको समझ आ चुकी है कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, नेट प्रॉफिट परसेंटेज, करंट रेशो, स्टॉक टर्नओवर इन टाइम्स, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स एंड क्विक रेशो पर इसके इम्पैक्ट देखने हैं इन तमाम ट्रांजैक्शंस के। तो एपीविक लिमिटेड is considering to take some of the following measures during the last week of the year ending 31st March 2021 in order to show better financial performance. लास्ट वीक में उसने ये स्टेप्स लिए हैं। पहला, पे बैलेंस ऑफ अ मेजर सप्लायर फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड अवेल 5% डिस्काउंट। ये बात मैंने बड़ी डिटेल से डिस्कस कर ली थी, इसमें तो कोई इशू नहीं है आपको कि आप सपोजली एक 100 रुपये के क्रेडिटर को बैंक ओवरड्राफ्ट के ज़रिए से पे कर रहे हैं तो आपकी लायबिलिटीज़ 100 रुपये से कम हो रही हैं क्रेडिटर्स, और आपका ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी बढ़ रही है 95 से और 5 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसके इम्पैक्ट्स आपने देख लिए थे कि क्या आ रहे हैं। नंबर 2 मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया था, उसको मैं डिस्कस करता हूँ इंडिपेंडेंटली। यहाँ पर ट्रांजैक्शन नंबर 2, 4 मैंने पहले लिखी हुई है, इसलिए 4 जब इसकी टर्न आएगी आपके साथ डिस्कस करूँगा। टू मे सेल स्लो मूविंग स्टॉक आइटम एट ए प्राइस इक्वल टू द कॉस्ट। अब यहाँ पर आपने एज्यूम ही करना है ना, आप एज्यूम कर रहे हैं कि उसकी कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज़ है, ओके, और सेलिंग प्राइस भी आपने 100 ही रखी। अब इससे अकाउंटिंग इम्पैक्ट देखते हैं कि क्या हुए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 100 रुपीज़ से डेबिट और इन्वेंटरी 100 रुपीज़ से क्रेडिट। एक ये इसका इम्पैक्ट है जी मिस्ट्रिया, आइए। और दूसरा इम्पैक्ट अकाउंटिंग एंट्री में इसका डेटर्स, डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। 100 रुपीज़ से ही आपने ये अकाउंटिंग एंट्री भी पास की। ओके, अब करंट एसेट आपके कम हो रहे हैं और करंट एसेट ही ज़्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, करंट रेशो पर तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, अब आप एज्यूम करेंगे एक बात, आंसर अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दो बातें, ग्रॉस प्रॉफिट एब्सोल्यूट, ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। पहले मैं एब्सोल्यूट की बात करता हूँ। फर्ज कर लेते हैं कि आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट एब्सोल्यूट एंड ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, इन दोनों की बात मैं करने जा रहा हूँ आपसे। फर्ज कर लेते हैं जी आपके पास सेल्स पहले थी 150 के हिसाब से और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी थी 100 अर्लियर सिचुएशन। आपकी जो ग्रॉस प्रॉफिट की एब्सोल्यूट अमाउंट थी वो 50 थी।
और परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स जो है वो 33.33% था, ऐसे था। ये अर्लियर सिचुएशन थी। अब आपने करंट जो सिचुएशन है वो देखनी है। आपकी सेल्स में कितनी इंक्रीज हुई है इस अकाउंटिंग एंट्री जो ऊपर आपने पास की है, 100 की। मींस आपकी सेल्स कितनी हो गई, 250 की हो गई। और आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 200 की होगी, 100 प्लस 100, ठीक। और आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट एब्सोल्यूट टर्म में है उसमें तो कोई चेंज नहीं आई, लेकिन देखें क्या आपकी 50/250 को चेंज बनती है। 50 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 100, परसेंटेज क्या है, 20%। तो बताइए कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट फॉल किया या नहीं। पहले आपका क्या था, कैसे कैलकुलेट हुआ था, 50 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100। समझ में आती है बात। अगर आप एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो एब्सोल्यूट में कोई चेंज नहीं आई, एब्सोल्यूट सेम है, परसेंटेज आपकी फॉल कर गई। अब आप ये देख लीजिए, आपका ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज किया, नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज करेगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज कर रहा है, देखें यही दो आपकी ट्रांजैक्शंस है ना, इनके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। तो इन दो ट्रांजैक्शंस की वजह से आपके ग्रॉस प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट में सेम फर्क है। उसके बाद करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़, कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि करंट एसेट बढ़ा और एक करंट एसेट कम हो गया, टोटल करंट एसेट्स में तो कोई फ़र्क नहीं आया। फिर स्टॉक टर्नओवर रेशो, आपकी इन्वेंटरी डिक्रीज कर रही है। इन्वेंट्री होती है स्टॉक टर्नओवर रेशो में डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर डिक्रीज करेगा तो स्टॉक टर्नओवर रेशो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये इसलिए स्टॉक टर्नओवर रेशो आपकी इंक्रीज होगी। फिर उसके बाद रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय द नॉन करंट एसेट्स, यही है यहाँ पर इसकी। सर जी जी बोलिएगा। सर जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है उसके ऊपर भी तो कॉस्ट ऑफ सेल ओवर इन्वेंट्री है ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल भी तो 100 ही है और इन्वेंट्री भी 100 से कम हो रही है, उसको देख लेते हैं। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, उसको आप देख भी लें तब भी आपका ये आएगा। देखें आपकी पहले सपोजली आप कहते हैं इन्वेंट्री आपके पास पहले थी, अर्लियर इन्वेंट्री, अभी इसका जवाब देता हूँ। से कि अर्लियर इन्वेंटरी आपके पास थी 300 रुपये की, और अर्लियर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने अभी जो वर्कआउट की वो आपके पास थी 100 की। तो आपका स्टॉक टर्नओवर रेशो 100/300 क्या आ रहा था, अगर आपने इसको देखना है तो आपका 0.33 आ रहा है, 0.33। अब आपकी करंट पोजीशन क्या है, करंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब आपकी 100 से बढ़ के 200 हो गई है, और 100 रुपये की इन्वेंट्री आपकी आउट हो गई है। आपकी करंट इन्वेंटरी आपकी 100 से कम होके 200, तो क्या आती है जी, डिवाइडेड बाय 1 आती है। तो बताइए इंक्रीज हुई है, इंक्रीज, ठीक है बेटे जान। जी सर।
इंक्रीज इन इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ओके वेल, अब हम देख रहे हैं प्रॉफिट बिफोर। आपके प्रॉफिट पे कोई फर्क, एब्सोल्यूट प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपके ग्रॉस प्रॉफिट एब्सोल्यूट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपके नेट प्रॉफिट एब्सोल्यूट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपके प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो एब्सोल्यूट अमाउंट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और नॉन करंट एसेट पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए आपकी रिटर्न और नॉन करंट एसेट पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। फिर आता है आपका क्विक रेशो। अब क्विक रेशो में क्या हुआ? क्विक रेशो में आप इन्वेंट्री को शामिल नहीं करते, बाकी करंट एसेट्स आप लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि इन्वेंट्री को आपने रिड्यूस किया है, ठीक है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, इन्वेंट्री तो हमने करनी नहीं थी। डेटर्स आपके इंक्रीज हुए हैं, क्विक एसेट्स में इन्वेंट्री तो शामिल होती ही नहीं है, डेटर्स आपके इंक्रीज हुए हैं, करंट लायबिलिटीज सेम है, तो आपकी इंक्रीज कर जाएगी क्विक रेशो। मुझे बताइए किसी बच्चे को कोई पॉइंट इसमें अगर क्लियर नहीं है तो उसे हम डिस्कस कर लें। इफ क्लियर तो मैं ट्रांजैक्शन नंबर 3 की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। सर ये जो हमने सेल्स की एग्जांपल जी बेटा, सर इसमें ऐसे भी तो हो सकता था कि जो कंपनी पहले से सेल्स और कॉस्ट की इक्वल चल रही हो। नहीं बेटे, ऐसा अगर ऐसा ही आप सोच रहे हैं तो इसका मतलब पहले ग्रॉस प्रॉफिट 0 था, ठीक है, अभी भी ग्रॉस प्रॉफिट 0 है, तो आप ऐसा ना सोचें। आप अपने इस कंडीशन को देखें कि ये वाली सिर्फ जो ट्रांजैक्शन है, सॉरी ये वाली ट्रांजैक्शन है, एक स्लो मूव, क्या सारी आपकी स्लो मूविंग थी? आपने अगर सोचना है तो आप लॉस को सोच लें कि पहले लॉस था, लेकिन अगर आप ऐसे सोचेंगे तो गड़बड़ी इसलिए हो जाएगी कि वो तो ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहा है कि पहले जरूर कोई ना कोई ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज है। ठीक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या अभी भी आप डामाडोल है? सर मतलब पहले से ऑलरेडी हमारा है तो बिल्कुल ऑब्वियसली उस पे करना चाहिए। अगर से बात क्यों शुरू किया आपने? सर मैं ये सोच रहा था कि अगर मतलब गलत सोच रहे हैं ना बेटे। कह रहा ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में क्या चेंज है, इसका मतलब पहले ग्रॉस प्रॉफिट है कोई ना कोई, तो आपका ज़हन उस तरफ क्यों जा रहा है कि पहले से ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है? फॉलो करके हाँ अपने ज़हन को दुरुस्त सीमत में लेके जाइए ना। ओके जी, नंबर 3 कहता है रिकवर डेटर्स बैलेंस बाय ऑफरिंग कैश डिस्काउंट 10%। आपने डेटर्स से कैश रिकवर किया, अकाउंटिंग एंट्री आपने पास की, कैश डेबिट 90 से, डिस्काउंट डेबिट 10 से, और डेटर्स 100 से क्रेडिट। मुझे बताइए पहले इस अकाउंटिंग एंट्री पे आप कन्विंस्ड हैं या नहीं? अब इससे क्या हुआ कि आपके कैश करंट एसेट में इंक्रीज है, डेटर्स करंट एसेट में डिक्रीज है, यानी कि करंट एसेट्स आपके 10 रुपये से कम हो रहे हैं, ठीक है। अब जब करंट एसेट कम होंगे तो आपकी करंट रेशो इम्प्रूव होगी या फॉल करेगी? फॉल करेगी, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट, आपका डिस्काउंट अलाउड सेल्स में से माइनस होगा, आपकी सेल्स कम होंगी, ग्रॉस प्रॉफिट कम होंगे, ठीक है। वो ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज ऑन सेल्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा? सेल्स कम हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा, और आपका परसेंटेज ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद नेट प्रॉफिट भी, जो ग्रॉस प्रॉफिट की डिक्रीज़ है वही नेट प्रॉफिट की डिक्रीज़ है, ठीक है। एक करंट रेशो भी मैंने डिस्कस कर लिया। स्टॉक टर्नओवर रेशो कोई इम्पैक्ट है ही नहीं, ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे है ना इन्वेंट्री पे है, ठीक है। उसके बाद रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स, आपके प्रॉफिट्स डिक्रीज हुए हैं,
ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज हुआ ना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी डिक्रीज होगा। क्विक रेशो में डेटर्स आते हैं, कैश आता है, तो कैश और डेटर दोनों क्विक रेशो को भी रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, आपका अल्टीमेटली 10 से रिड्यूस हो रहा है ना, तो वो भी आपके रिड्यूस हो गए। बात समझ में आती है? ठीक, नंबर 4 पे आ जाइए, हम ये बातें क्लियर हैं। नंबर 4, offer extended credit terms of 90 days which would increase sales at existing margin. Margin percentage of gross profit on sales को कहते हैं। कहता है पिछली मरतबा आप जिस भी मार्जिन पे काम कर रहे थे उसी मार्जिन पे आप अभी चीज़ें सेल कर रहे हैं। आपने सिर्फ ये किया है कि आपने क्रेडिट टर्म्स जो है बढ़ा दी हैं, 90 दिन कर दी हैं। अब इससे आपकी सेल्स कह रहा है इंक्रीज होंगी, विल इंक्रीज सेल्स इंक्रीज होंगी, आपके डेटर्स भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, मार्जिन प्रॉफिट का सेम रहेगा, सेल्स इंक्रीज होंगी, आपका ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होगा, लेकिन क्या परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। जी नो। नहीं, शाबाश। देखो अर्लियर सिचुएशन क्या है आपकी, अर्लियर सिचुएशन है आप 20%, अब आपको अज्यूम ही करना है ना, 20% मार्जिन पे काम कर रहे हैं, यानी कि 400 रुपये की चीज़ 500 में बेचकर 100 रुपये का प्रॉफिट आपको मिल रहा है। आपने जो इंक्रीज़ किया उसकी वजह से अब आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन चेंज नहीं हुआ, लेकिन सेल्स चेंज हो गई। मुझे बताइए क्या सेल्स चेंज हुई? बढ़ गई, और आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ गया, लेकिन मार्जिन में तो फर्क आया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट्स बढ़ गए। ठीक है, ये प्रॉफिट्स बढ़ गए। अब आपके अगर प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तो आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब वो एक बात कह रहा है कि इसके करने से क्या हुआ, बस एक्सेसिव मार्जिन की बात करो और कोई बात नहीं करो। अच्छा, अब आपने इम्पैक्ट्स देखने हैं। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कोई फर्क नहीं पड़ा, नेट प्रॉफिट परसेंटेज कैसे आपका बढ़ गया? सर जो एक्सपेंस थे वो उतने ही रहे ना, तो इसकी वजह से नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ठीक है, आपके एक्सपेंसेस में कोई फर्क नहीं आया, आपके जो एक्सपेंसेस थे वो वही रहे, जो फिक्स्ड एक्सपेंस है सपोजली वो वही रहा। अगर आप समझें कि आपके वेरिएबल एक्सपेंस चेंज होंगे, यहाँ पर एक बहस बनती है कि सर वेरिएबल एक्सपेंस तो चेंज हुए। मैं कहता हूँ ठीक है, वेरिएबल एक्सपेंस को चेंज कर दें। सपोजली आपके वेरिएबल एक्सपेंस 10% ऑफ द सेल्स हैं, आपके वेरिएबल एक्सपेंस 10% ऑफ द सेल्स 500 का 10% थे, अब जो है वो 10,000 का 10% होंगे। तो वेरिएबल एक्सपेंस तो चेंज हुए, लेकिन फिक्स कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं आई ना। तो जब फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगी तो आपका नेट प्रॉफिट जो है उसकी परसेंटेज ऑन द सेल्स इंक्रीज कर जाएगी। बात को फॉलो किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, ना समझ आने पर मुझसे दोबारा पूछिए। वेरिएबल
बेटे जान वेरिएबल एक्सपेंस तो आपने शामिल किया ना 50 और देखे ना, आप कह रहे हैं कि 10% ऑफ सेल्स था वेरिएबल, आपने एज्यूम ही करना है ना, 1% कर लो, 10% कर लो, 50% कर लो, 100% कर लो, वट एवर, आपका वेरिएबल एक्सपेंस जो है वो सेल्स के बढ़ने से बढ़ रहा है, बढ़ा दिया, ये वेरिएबल एक्सपेंस आपका बढ़ गया। फिक्स्ड एक्सपेंस आपका जितना था उतना ही रहा। टोटल एक्सपेंस आपका 60 और 10 हो गया। नेट प्रॉफिट अब आपने कैसे कैलकुलेट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने टोटल एक्सपेंसेस को लेस करना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। 100 में से 60 को लेस किया 40 आ गया, 200 में से 1010 को लेस किया 990 आ गया। अब आप इसकी परसेंटेज देख लो, 40 की 500 पे परसेंटेज देख लो क्या आती है, और 990 की 10,000 पे परसेंटेज देखो क्या आती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी नंबर 4 प्रॉफिट परसेंटेज। सर इसका मतलब ये कि हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज हमारा डिक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट भी कहाँ कम हो रहा है बेटा, आपके सामने मैंने बड़ा डिटेल से ये सिनेरियो लिखा है, आप अपने आप को इसमें सेटिस्फाई करें, फिर मैं आगे चलता हूँ कि आपकी करंट रेशो और क्विक रेशो और रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। तो करंट रेशो पे क्या फ़र्क पड़ रहा है आपका, आपके डेटर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ आपकी इन्वेंट्री कम हो रही है, लेकिन इन्वेंट्री कॉस्ट पर कम हो रही है, डेटर्स आपके सेलिंग प्राइस से बढ़ रहे हैं, तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स ज़्यादा है ना, करंट लायबिलिटीज़ पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, लिहाजा आपका करंट रेशो इंक्रीज होगा। इन्वेंट्री को हम बिल्कुल भी नहीं देखते क्विक रेशो के अंदर, सिर्फ करंट एसेट्स में आप क्विक एसेट्स में आप डेटर्स को देखें वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपकी क्विक रेशो भी इंक्रीज होएगी। अब आ जाती है बात आपके प्रॉफिट्स की, प्रॉफिट आपके बढ़े हैं और टोटल एसेट्स, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स ये कैलकुलेट करना है ना आपने, नॉन करंट एसेट्स, सॉरी रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स। तो आपके नॉन करंट एसेट्स पे कोई फ़र्क पड़ा नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपके तो डेटर्स और इन्वेंट्री पे इम्पैक्ट आ रहा था, तो इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ गया, आपका न्यूमरेटर बढ़ गया, आपकी ये भी इंक्रीज हो जाएगी। फॉलोड 100% क्लियर। अब नंबर 5 पे आ जाइए। 5 में वो कहता है कि डिस्पोज ऑफ सम नॉन करंट एसेट्स एट गेन। इसका सिनेरियो बना लीजिए, ट्रांजैक्शन नंबर 5 का सिनेरियो। आपने कैश रिसीव किया, फर्ज कर लें 105, आपके नॉन करंट एसेट्स थे 100 के, और प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आपके पास हुआ 5। अब इस सिनेरियो को इंटरप्रेट करते हैं, हमारे करंट एसेट्स में इंक्रीज हो रही है, लिहाजा हमारे क्विक रेशो भी इंक्रीज होगी और हमारी करंट रेशो भी इंक्रीज होगी। हमारे प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल में इंक्रीज हो रही है, क्या इससे ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट आएगा? नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं, ना हमारी सेल्स चेंज हो रही है, ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चेंज हो रही है, ग्रॉस प्रॉफिट पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से हमारा रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स पे इम्पैक्ट आएगा, लेकिन नॉन करंट एसेट्स आपके 100 रुपीज़ से कम भी हो रहे हैं। अब आप एक सिनेरियो बना लें, अर्लियर आपके नॉन करंट एसेट्स फर्ज कर लें 400 रुपये के थे, और प्रॉफिट आप कहते हैं
PBIT आप कहते हैं कि 100 का था, ये सिनेरियो बनाया आपने, आपके पास ये बात बनती है 0.25। अब आपका PBIT इंक्रीज़ हो गया, आपको अगर लग रहा है कि मैंने वो वाला 100 लिया तो आप इसको 200 कर लें, क्योंकि आप लोगों की बात का तबीयत ख़राब हो जाती है एक सी फिगर्स देखकर। ठीक है कि सर ये वो वाला 100 तो नहीं था, नहीं, वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपका 205 हो गया, और नॉन करंट एसेट में 100 की कमी होकर आपकी 300 हो गया। अब आप देखिए आपके पास 0.68 इंक्रीज़ हुआ। ठीक है बेटे, ये करंट सिचुएशन है। अब आप इसको भाई देख लीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, नेट प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज हुई है, करंट रेशो, स्टॉक टर्नओवर पे कोई इम्पैक्ट नहीं क्योंकि इन्वेंट्री का कोई इशू नहीं था इसके अंदर, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट हमने अभी वर्कआउट किया, इंक्रीज हुआ है, क्विक रेशो भी आपकी इंक्रीज हुई। जी बच्चों, अब ये एग्जामिनेशन लेवल पर क्वेश्चन है जो कि बड़ा तहम्मुल मिजाजी के साथ करने की बात है। अगर स्टूडेंट इसको देख के परेशान हो गया तो ख़त्म बात। मैं बारहा एक बात कहता हूँ, दोबारा बोलूँगा कि अकाउंटिंग एक इंतहाई लॉजिकल सब्जेक्ट है, इसको रट्टा लगा के इसका बेड़ा गर्क ना करें, ना ही अपना बेड़ा गर्क करें। लॉजिक आपकी नहीं बन रही तो उसको बनाने के लिए मेहनत करें। लॉजिक कैसे बनती है? किसी भी काम को होते हुए ऑब्जर्व करें और उसके डॉट्स कनेक्ट करें कि हाँ ये ऐसा इसलिए ही हुआ है और ठीक हुआ। एक जनरल बात है, इसका अकाउंटिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका आम इंसान की जहानत से ताल्लुक़ है। आम इंसान की जहानत, आप ये बात आम इंसान को भी समझा सकते हैं। उसको थोड़े से आप अकाउंटिंग की बुनियादें बता दें, जितनी आपने पढ़ी नहीं है उतनी बुनियादें उसको बता दें कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, करंट एसेट क्या होते हैं, नॉन करंट एसेट क्या होते हैं, आगे लॉजिकली वो चीज़ों को कनेक्ट कर देगा। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन भी कुछ इसी किस्म का और आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। आप समझें कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया गया। रिक्वायरमेंट है, आपने फोरकास्टेड इनकम स्टेटमेंट बनानी है फॉर द ईयर एंडिंग 31 अगस्त 14 एंड समराइज्ड बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 14। एज्यूम करना है कि 360 दिन हैं एक साल में, यानी कि 365 के साथ नहीं कैलकुलेशन करनी। अब जिस बच्चे ने इस पॉइंट को गौर से पढ़ा होगा वो तो 360 दिन ही लेगा। जिसने गौर से नहीं पढ़ा होगा 365 दिन पे कैलकुलेशन करके आके बाहर निकल के कहेगा यार 365 दिन ही होते हैं ना, तो ठीक तो हो जाएगा? नहीं, ठीक नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर आपकी अटेंशन से देखना चाह रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इस नोयत का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। अगेन अपने दिमाग पे बोझ डालना है आपने। कह रहा है कि डायरेक्टर्स ऑफ अरेबिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैव set a sales target of 600 million। सेल्स टारगेट उन्होंने सेट किया है 600 मिलियन का फॉर द ईयर 31 अगस्त 14। हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 अगस्त को, इसका मतलब शुरू हुआ था 1 सितंबर 2013 को। एग्रीड? एंड हैज़ आस्क्ड द CFO to prepare AIL's forecasted financial statements for that year। उन्होंने कहा कि हमारी सेल्स हम आपको बता देते हैं कि 600 मिलियन होगी। अब आप बताइए हमारी इनकम स्टेटमेंट कैसी होगी, बैलेंस शीट कैसी होगी। बेस्ड ऑन द प्रायर ईयर्स एक्सपीरियंस द फाइनेंशियल रेशियोज फॉर द ईयर आर एस्टिमेटेड एज फॉलोज। क्विक रेशो
करंट रेशो, क्विक रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, फिक्स्ड एसेट्स एज परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, और हम इधर ये बात एज्यूम कर लें कि यही फिक्स्ड एसेट्स हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं और देयर इज़ नो अदर आइटम ऑफ नॉन करंट एसेट एक्सेप्ट द फिक्स्ड एसेट। ये बात आपको एज्यूम करना इसलिए ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप बाकी नॉन करंट एसेट्स को ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, तो इसको यही एज्यूम करें कि जी फिक्स्ड एसेट्स का मतलब नॉन करंट एसेट्स ही है यहाँ पर। ये बात मेरी समझ में आई है आप? यस सर। अब उसने तो दी हैं आपको सिर्फ सेल्स की रकम। अभी फ़िलहाल अपेरेंटली क्या आप इस सेल्स की फ़िगर से कोई और एब्सोल्यूट फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर सिर्फ ये डाटा आपको दिया होगा, क्या कोई और आप एब्सोल्यूट फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं इस डाटा को देखकर? यस, आप ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट 10% है सेल्स का तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 90% है सेल्स का। ये दो फिगर्स आ गई हमारे पास। ओके, कहता अदर रिलेटेड एस्टिमेट्स आर एज फॉलोज। एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ ट्रेड डेटर्स 45 दिन का है। अब सेल्स हमारे पास मौजूद है, 45 दिन का एवरेज डेटर्स पीरियड है। अब रिलैक्स वे में आपको जो डेज का फॉर्मूला मैंने बताया था वो क्या था कि डेटर्स, मैं रब कर दूंगा बाद में, डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स पर डे। अब सेल्स आपके पास मौजूद है 600, पर डे कैलकुलेट करने के लिए उसने 360 दिन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, और डेटर्स की डेज उसने आपको बता दिए हैं, कलेक्शन 45 है, तो डेटर्स की मिसिंग फिगर तक आप पहुंच जाएंगे। ओके, मैंने रब कर दिया, आप तो जो फिलहाल इधर रखें, अभी कैलकुलेशन की तरफ नहीं, आपको मैंने भरपूर टाइम देना इसे कैलकुलेट करने के लिए। ये बात नहीं समझ आई तो मुझसे रिपीट करवाएं। मैंने आपको बताया हुआ है डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स पर डे इज इक्वल टू डेज। अब आपको डेज दिए हुए हैं, सेल्स दी हुई हैं, साल के दिन दिए हुए हैं, डेटर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। अगेन बच्चों वाला मैथमेटिक्स है। ओके, कोई चार्टर्ड अकाउंट वाला मैथमेटिक्स नहीं है, ये बिल्कुल बच्चों वाला 4th-5th क्लास का मैथमेटिक्स है। किसी भी 4th-5th क्लास के स्मार्ट बच्चे के साथ आप ये मैथमेटिक्स डिस्कस कर सकते हैं। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 25% एज कम्पेयर टू द ओपनिंग इन्वेंट्री। अब ये भी मैथमेटिक्स है। आपको अगर ओपनिंग इन्वेंट्री दी हो और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हो और आप डिवाइड करें 2 के साथ, तो आपके पास आती है एवरेज इन्वेंट्री। ओके, कह रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री, और दूसरे लफ्ज़ों में एक और बात, एक तो इस जगह पे यूज़ होता है, दूसरे लफ्ज़ों में ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप वर्कआउट कर चुके हैं, अब जरा देखिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वर्कआउट कर लिया ना आपने यहाँ पर। अब आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री कह रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज एस्टिमेटेड इंक्रीज। ओपनिंग इन्वेंट्री अगर x है तो ये x प्लस x का 25% है। ऐसा ही है, 25% एज कम्पेयर टू द ओपनिंग। और इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर ये 100 है तो ये 125 होगी, कह सकता हूँ कि नहीं? ओके, ये परसेंटेज में हमने कैलकुलेट। अब ये अगर फिगर हमारे पास आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, तो क्या परचेजेस की फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं आप? अगेन लॉजिकल बात है, इसमें कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते। Working capital and bank overdraft would be maintained at 100 million and 15 million respectively। ये क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी बराबर होता है वर्किंग कैपिटल के। अब करंट एसेट्स में डेटर्स तक हम पहुंच गए थे, क्लोजिंग इन्वेंट्री तक हम पहुंच गए हैं,
कैश हमें मालूम नहीं कितना है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट की बात और इशारतन क्रेडिटर्स की बात वो कर रहा है। ठीक है, हमें जो फिगर्स करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ की अवेलेबल होंगी उनको नेट ऑफ करेंगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर कह रहा है वर्किंग कैपिटल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट वुड बी मेंटेन्ड एट 100 मिलियन एंड 15 मिलियन रिस्पेक्टिवली। ओके, अब फर्ज कर लें आपको डेटर्स मालूम हो, आपको इन्वेंटरी मालूम हो, आपको कैश मालूम हो, ये टोटल फिगर आपके पास आ जाए, इसमें से आपने लेस करना है क्रेडिटर्स को और बैंक ओडी को, तो आपके पास आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मालूम हो, बैंक ओडी मालूम हो, तो क्या क्रेडिटर्स मालूम हो जाएंगे या नहीं आएंगे? ठीक है, तो ये एक सादा सी बात है, इसके अंदर अगेन लॉजिकल है। कहता है कैपिटल एम्प्लॉयड नंबर 4, मैंने एक पॉइंट यहाँ पर एडिशनल दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्राइजेस ऑफ ओनर्स इक्विटी मींस नॉन करंट लायबिलिटी इज नील। दूसरी बात मैंने यहाँ पर ये अज्यूम करवा दी कि नॉन करंट लायबिलिटीज़ इसमें नील हैं, जितनी भी हमारी ओनर्स इक्विटी है सारा ही कैपिटल एम्प्लॉयड है, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी का कोई तज़करा नहीं हो रहा इस सवाल में। शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग दी हुई है। AIL does not intend to issue any further shares during the year on the preparing। नहीं जी, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आप मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दीजिए किस हद तक आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ कैलकुलेशंस आपको लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रही हैं, राइट साइड पर नज़र आ रही हैं, कोशिश कीजिएगा कि आपकी नज़र उस तरफ ना आ जाए। हाइड कर दो, यानी कि आप कोशिश नहीं कर सकते। अच्छा, इंसान शैतान का पुतला है, हो जाता है। चलो अच्छी, मैं हाइड कर दी। ओके, जूम करने की ज़रूरत है, वो फिगर आपको छुप जाएंगे, फिर थोड़ा सा जूम करता हूँ। जी बेटे बैलेंस शीट बनानी है और इनकम स्टेटमेंट बनानी है, और 360 डेज आपके पास हैं साल में। ठीक है, चलो मैं रिक्वायर्ड को हाइड कर रहा हूँ, यहाँ तक आपको शो कर रहा हूँ। ऊपर सेल्स की फिगर 600 उसने दी हुई है। ठीक है, ये मैं एक मरतबा दिखा देता हूँ। ऊपर 600 आपको सेल्स की फिगर दी हुई है, और बाकी अब सारी फिगर्स आपके सामने। प्लीज़ सॉल्व कीजिए। जी बेटा जी, मैं क्विकली इसको डिस्कस कर लेता हूँ अब आपके साथ। आपने जो वर्किंग की है उनको टैली कर लीजिए। डेटर्स आपके 75 हैं। ओके, आपके करंट एसेट्स, क्विक एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़ की वर्किंग कैपिटल .5 कैसे निकला? क्योंकि उसने कहा था कि करंट एसेट्स आपके 1.5 हैं, करंट लायबिलिटीज़ 1 है, तो इसका मतलब है कि वर्किंग कैपिटल जो है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है, और वर्किंग कैपिटल की अमाउंट उसने आपको बताई हुई है 100 है। ठीक है, तो अगर वर्किंग कैपिटल आपका 100.5 के बराबर है, जो कि गिवन है ये, ठीक है, तो आपकी करंट एसेट्स 1.5 इक्वल टू 300 होंगे, करंट लायबिलिटीज़ 200 होंगी। बताइए क्या इस पॉइंट को आप समझ पाएँ? एग्रीड?
और जी बेटे ऑनलाइन में कोई बच्चा, और क्विक रेशो वो कहता है कि जी आपकी 1.1 है, तो अगेन आप इसको करंट लायबिलिटी से उठा के कर लें या वर्किंग कैपिटल से उठा के कर लें, आपके पास बहरहाल क्विक एसेट्स की अमाउंट आ जाएगी और इन्वेंट्री की अमाउंट भी आ जाएगी। ठीक है, इन्वेंट्री क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स इक्वल टू इन्वेंट्री होती है, तो वो आपकी 0.4 हो गई। सारी लॉजिकल सीक्वेंस में बातें चल रही हैं। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारे क्विक एसेट्स और इन्वेंट्री मिलके करंट एसेट्स बनते हैं। एग्रीड? आंसर आपको क्लियर हैं पॉइंट्स? चल, उसके बाद आप ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात करनी है। आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री 80 वर्कआउट हुई है इस सारी वर्किंग में। तो आपने देखना कि ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगी। मैंने वो 125% वाली आपको एक इक्वेशन बता दी थी, उसके मुताबिक आपने यहाँ पर ये वर्कआउट कर ली। ओपनिंग इन्वेंट्री 64 आ गई। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने वर्कआउट कर ली हुई थी, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज आपके पास मौजूद हैं, तो आप परचेजेस की फिगर तक पहुँच गए। एग्रीड? एग्रीड? यस सर। अब जब आप परचेजेस तक पहुंच चुके, तो अब आपने डिटेल से ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस की फिगर बैलेंसिंग फिगर के तौर पे ले लें। जी बिल्कुल। जी बेटा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास है, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास है, तो परचेजेस की फिगर आपके पास आ जाएंगे ना फिर। ओके, ऑलराइट। अब ये इक्वेशन क्लियर है? फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी अगर जीरो है और करंट लायबिलिटी अगर उधर चली जाती है, तो आपके फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल इक्वल टू ओनर्स इक्विटी हो जाते हैं। तो आपकी ओनर्स इक्विटी भी कैलकुलेट हो जाएगी इससे। अब वो कह रहा है कि आपने पिछले सालों में ये 150 का शेयर कैपिटल है और 75 की रिटेन अर्निंग है पिछले साल की क्लोजिंग डेट, यानी कि इस साल की ओपनिंग डेट पे। तो आपकी अगर ऑनर्स इक्विटी 250 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑनर्स इक्विटी है आपकी 250 यहाँ से कैलकुलेट हुई, ये गिवन है 75 ओपनिंग रिटेन अर्निंग, तो इसका मतलब इसमें एडिशन ड्यूरिंग द ईयर 25 की हो रही है प्रॉफिट फॉर द ईयर की। वो 25 प्रॉफिट फॉर द ईयर आपने यहाँ पर उठा कर लिया, ठीक है। तब आपकी 35 ऑपरेटिंग एक्सपेंस बैलेंसिंग फिगर के तौर पर आते हैं। ये पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो मुझसे पूछ लीजिए। कह रहा है रिटेन्ड अर्निंग आपकी 100 की वर्कआउट हुई, क्योंकि आपने इस इक्वेशन से 250 इक्विटी की वर्किंग की। अब ये जो रिटेन्ड अर्निंग है, इसमें ओपनिंग 75 गिवन है, फॉर द ईयर 25 आपने बैलेंसिंग फिगर उठाई, और ये बैलेंसिंग फिगर मैंने वो 25 पर आपको शो की है कि जी ये आपकी
इस साल से 25 आए, यहाँ से आ रहे हैं। इधर ये बैलेंसिंग फिगर के तौर पर है, यहाँ से उठा के इधर लेके गए तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बैलेंसिंग 35 आपके पास आ गया। बताइए जी, बात बनती है? सर 75 कहाँ पे है? बेटे जान, ये 75 दिया होगा आपको यहाँ पर, और 250 हमने कहाँ से लिया? 250 बेटे जान आपने ये लिया, 250 आपने वर्किंग की है ना, आपके पास ये ओके सर। बेसिक इक्वेशन मौजूद, इसमें इसके फिगर्स को आपने पुट किया तो आपके पास 250 ओनर्स इक्विटी की फिगर आ जाती है। ओके सर। ठीक बात, ये Yes, sir. आप यूँ कह लो कि आपने यहाँ से इस 250 की फिगर को work किया। ठीक है जी, थैंक यू। अब ये आपके इसमें एक और क्वेश्चन मैं होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, नहीं ये तो हमने कर लिया, ये वाला क्वेश्चन ये होमवर्क के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें आपको जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग नज़र आएंगी, वो आपने तलाश करनी है, और फिर ये एक होमवर्क मज़ीद लीजिएगा, कैलकुलेट फॉलोइंग रेशियोज एंड इंटरप्रेट इन जनरल। ठीक है, ये रेशियोज को कैलकुलेट करने के लिए आपका ये क्वेश्चन है जी, ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आप लीजिएगा। ये भी आपका होमवर्क है। ये दो होमवर्क हैं जी आपके, हो जाएंगे? ठीक है, ये ऊपर वाले क्वेश्चन मैंने दोबारा से सॉल्व किया हुआ है, इसको मैं रब कर देता हूँ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।